हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एकेडमी पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के नेशनल इनकम टॉपिक के बारे में। जहां तक अभी तक हमने पढ़ा था जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के टाइप्स को समझा था, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में जानकारी ली थी, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को भी समझा था। साथ ही साथ हमने बेस ईयर को भी समझ लिया था। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जीएनपी को समझेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है नेशनल इनकम। चलिए, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति कारक। ठीक है, अपस्फीति कारक इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इसी को हमें समझना है। तो देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो अभी हमने पढ़ा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, या यूँ कहें नॉमिनल जीडीपी को जो आपने पढ़ा, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि जो आपने रियल जीडीपी पढ़ा, ठीक है, उसी के बीच का ये अनुपात है। इन दोनों का ही ये अनुपात होता है एक्चुअली। अगर फॉर्मूले के रूप में हम इसके बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में दिखाना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर अगर फॉर्मूला के रूप में हम डिस्कस करें तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने पिछली क्लास में। ठीक है, तो अब हम इसके आगे ही बढ़ रहे हैं। हम जीडीपी डिफ्लेटर को समझना चाहते हैं कि क्या है इसका इंपॉर्टेंस। एक्चुअली जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। आप मुद्रास्फीति को जानते हैं, मुद्रास्फीति एक अपना एक अलग ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इसमें होगा इन्फ्लेशन के टॉपिक में। बट थोड़ी सी जानकारी के लिए जान लें कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है आपका, ये एक सूचक है, इंडिकेटर है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को मापने का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये थोड़ा सा व्यापक कॉन्सेप्ट है, जबकि आप इन्फ्लेशन नापने के और भी सूचक हैं, हमारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे सीपीआई है, हमारा सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है। ठीक है, उसी तरह से ये भी एक मुद्रास्फीति को मापने का एक सूचक है, इंडिकेटर है। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, समझिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में जो परिवर्तन है उसको इसमें लिया जाता है, और ये आपका लिया जाता है जो भी रियल जीडीपी यानी कि जो भी कांस्टेंट प्राइस पर, जो भी कांस्टेंट प्राइस पर आपकी जीडीपी आई है, और जो भी आपका बाजार मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य जो भी करंट प्राइस रहा है जीडीपी, उसके बीच का डिफरेंस होता है। यानी ये जो कीमत स्तर को बताता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि अगर मान के चलें, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक, इंटू 100। ये परसेंटेज को आपको बताता है। ठीक है, वैसे तो इन दोनों का रेशियो होता है, लेकिन अगर परसेंटेज में शो करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें न्यूमेरिकल वैल्यू में डाल के। ओके, देखिए, जीडीपी मान के चलते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम कि जीडीपी जो है हमारा नॉमिनल जीडीपी से कहें, वो किसी वर्ष एज्यूम करके चल रहे हैं, मान लिया 2019 का है। यहाँ पर अगर जीडीपी हम नॉमिनल मान के चल रहे हैं 1200 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
और जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, यानी कि रियल जीडीपी जो है वो मान लीजिए 1000 रुपए की हो, मतलब किसी बेस ईयर में जो उत्पादन रहा वो 1000 रुपए का हुआ, ऐसा समझिए किसी बेस ईयर में उत्पादन 1000 रुपए हुआ हो और वर्तमान में जो जीडीपी का उत्पादन हुआ है 1200 रुपए का हुआ है। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एज्यूम करिए। ठीक है, एक समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब इसका जो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना होगा ना, वो कैसे निकलेगा? तो जीडीपी डिफ्लेटर जो आपका निकलेगा वो नॉमिनल, जो यहाँ पर आपको दिया है, लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, अब रेशियो परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1200 और यहाँ हो जाएगा आपका 1000 × 100। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो 120%। ठीक है, 120% है। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन अगर की बात करें तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, महंगाई कितनी बढ़ी है इस साल में, तो आप यहाँ पर समझोगे, क्योंकि जो बेस ईयर का हमारा जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है बेस ईयर का। आप अब यहाँ से निकाल के देखोगे तो 120%, तो यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 20% का। 120 में से हम 100 लेस कर देंगे तो 20%, यानी कि जो महंगाई दर बढ़ी है पूरी अर्थव्यवस्था की वो है 20%। तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ इसीलिए होता है। ठीक है, जबकि सीपीआई वगैरह का यूज़ जब हम करते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सरकारी कर्मचारी वगैरह के जो डीए वगैरह बढ़ता है वो सीपीआई को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि सीपीआई का जो आंकड़ा आता है, जो आकलन आता है सरकार के पास, उसके आधार पर फिर वो डीए निर्धारित करती है सरकारी कर्मचारियों की। ठीक है, तो सीपीआई का अपना अलग रोल है, डब्ल्यूपीआई का अलग रोल है और जीडीपी डिफ्लेटर का एक अलग रोल है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मापने का, मुद्रास्फीति मापने का एक सूचक है। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का अनुपात। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात ही कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर? चलिए, अब मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का अंतर परिवर्तन लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो था जीडीपी डिफ्लेटर। अब आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे कि हमारा जीएनपी क्या होता है। तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर किस लिए निकाला? महंगाई को नापने के लिए, मुद्रास्फीति को। ठीक है, तो ये इसका रोल होता है। अब समझते हैं हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो जीएनपी। ठीक है, आपने पढ़ा जीडीपी के बारे में, जीडीपी क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको आना है जीडीपी से जीएनपी की ओर। समझिएगा इस चीज़ को। ऑलमोस्ट दो चीज़ें तो आपको सेम दिख रही हैं यहाँ पर जी फॉर ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। यानी कि ऑलमोस्ट तीन में से दो चीज़ें तो सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है आपको? डोमेस्टिक से नेशनल में। ठीक है, तो डोमेस्टिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी तक? डोमेस्टिक शब्द का मतलब इकोनॉमिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है विद इन द जियोग्राफिक लिमिट ऑफ दैट कंट्री, मतलब जो भी कंट्री है, किसी देश की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हुआ है, तो देश की सीमा के अंतर्गत यानी कि विद इन, इसमें क्या था? विद इन टेरिटरी, विद इन टेरिटरी, ठीक है, ऑफ अ कंट्री।
यानी एक देश की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है वो सारा इंक्लूड होता है जीडीपी में। इसमें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उत्पादन देश के नागरिक के द्वारा हुआ है या फिर विदेशों के द्वारा हुआ है, विदेशी नागरिकों के द्वारा हुआ है। मतलब होता है लोकेशन से, यानी कि अगर ये कंट्री हमारी है, इसमें हम आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ में जो विदेशी भी आके प्रोडक्शन कर रहे हैं इस सीमा के अंतर्गत, सब कुछ इंक्लूड होता है जीडीपी में, ठीक है। लेकिन जब बात आती है जीएनपी की, ठीक है, जीएनपी में भी सारी चीज़ें वही हैं। ग्रॉस का मतलब भी वही है, कुल से है। प्रोडक्ट का मतलब भी प्रोडक्शन से है, प्रोडक्ट से है। लेकिन जब बात होती है एन की, तो ये प्रेजेंट करता है नेशनल। और नेशनल क्या होता है? वो देश के नागरिकों के द्वारा, यानी कि जो देश का निवासी हैं, है ना, जो देश के नागरिक हैं। भाई कुछ लोग तो हम लोग जो है, जैसे हम आप यहाँ पर हैं और यहीं पर ही प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो हम तो यहाँ के नागरिक हैं, हमारा सब होना ही है, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इंक्लूड होगा ही। लेकिन कुछ भाई बंधु जो है विदेश में भी जाकर जो व्यापार कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेटअप लगाए हैं कंपनी का, उससे भी जो इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं नेशनल में। तो यहाँ पर मैटर होता है नेशनैलिटी का। नेशनैलिटी को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, जबकि इस जीडीपी में लोकेशन को कंसीडर किया जाता है, यानी उस क्षेत्र को। और यहाँ पर नेशनैलिटी से मतलब है राष्ट्रीयता से, ठीक है। तो एन से मतलब यहाँ पर यही है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका कि जो भी उत्पादन हुआ है, ठीक है, अगर उत्पादन हमारे भाइयों बहनों के द्वारा बाहर से हुआ है अगर, तो जो इनकम हुई है वो यहाँ पर आके इंक्लूड होगी। और विदेशियों की जो इनकम है, यानी कि भाई कुछ विदेशी भी यहाँ पर रहकर जो उत्पादन कर रहे हैं हमारे यहाँ, उनकी इनकम को यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। उनकी इनकम को लेस कर देंगे और अपनी इनकम जो विदेशों से हो रही है, विदेशों से जो प्राप्त आय है, उसको हम जोड़ देंगे। तो ओवरऑल इसका नेट इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। नेट इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा, यानी हमारे देश के नागरिकों के द्वारा प्राप्त आय में से विदेशियों के द्वारा हमारे देश से ली गई इनकम को लेस करके जो भी आता है वो ऐड हो जाता है जीडीपी में, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको जीएनपी की तरफ जाना है, जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना है, तो आपको ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। विदेशों से अर्जित शुद्ध आय का मतलब कि वह आय जो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कमाई गई है और उसमें से हमने अपने देश से विदेशियों के द्वारा जो आय उत्पन्न की है, उसका नेट इफेक्ट ही कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हिंदी में बोले तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध या अर्जित शुद्ध आय। जब जीडीपी में हम एनएफआईए को जोड़ देते हैं तब जाकर हमें मिल जाता है क्या? जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपने एक चीज़ देखा होगा इस फॉर्मूले में कि जीडीपी से जीएनपी जाने के लिए जी और पी तो सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात हो रही है और ग्रॉस यानी कि टोटल की बात हो रही है, ठीक है। कुल उत्पादन की बात हो रही है एक साल के अंदर, ठीक है। उनके मौद्रिक मूल्य का कुल योग होगा। अब एक चीज़ यहाँ से एक निकल के आ रहा है कि अगर डी है, डी में हम NFIA ऐड कर दें तो हमें N प्राप्त होता है। ये समझने के लिए है आपको, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर आप नेशनैलिटी पे जा रहे हैं, यानी कि नेशनल पे जा रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक से आपको अगर नेशनल आना है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, फॉर्मूले में दिया रहता है। डोमेस्टिक से अगर नेशनल की ओर आना है आपको, तो आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है? NFIA। और एक खास बात, ये जो प्लस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है, ये माइनस तब होगा
जब मान लीजिए कि हमारे नागरिकों के द्वारा विदेशों से जो प्राप्त आय है वो आय अगर कम हुई जो विदेशी हमारे यहाँ से अर्जित कर रहे हैं आय, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, और भारत की स्थिति में ये ऑलमोस्ट नेगेटिव ही जाता है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मैं यहाँ पे प्लस कर दिया हूँ तो ये प्लस ही होगा, हो सकता है कहीं पर माइनस भी दिखे आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिपेंड करेगा कि कितना नेट इफेक्ट हुआ है। अगर हमने ज़्यादा कमाया है, हमारे भारतीयों ने ज़्यादा कमाया है विदेशियों की तुलना में, तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तब आपका जीएनपी बढ़ा हुआ रहेगा जीडीपी से। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर देश की आर्थिक विकास हो रहा है, बात इस चीज़ को समझिएगा, अगर देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो मतलब समझिए कि आपका जीएनपी जो है वो ग्रेटर देन होगा जीडीपी से, इस तरीके से। ठीक है, अगर जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा दिख रही है तो इसका मतलब आपके देश का आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर जीएनपी कम है, जीएनपी अगर कम है तो इसका मतलब जीडीपी से अगर कम है तो उसका मतलब वहाँ पर विकास सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक फैक्टर ये है जीडीपी का जीएनपी से बड़ा होने का कि आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और अगर जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो गया, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो गया, तो इसका आप आकलन ऐसे कर सकते हो, इसका आप ऐसे मतलब निकाल सकते हो कि ये अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की तरफ से है, यानी ना तो कुछ यहाँ से जा रहा है और ना ही कुछ बाहर से अंदर आ रहा है। तो एक तरह से ये क्लोज्ड इकॉनमी को प्रेजेंट करेगा अगर जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो गया। तो बेहतर इकॉनमी के लिए, एक बेहतर डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है कि जीएनपी बड़ा होना चाहिए जीडीपी से। ठीक है, ताकि हमारे देश में पैसा ज़्यादा आएगा। तो जब पैसा ज़्यादा आएगा हमारे देश में तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और जब प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में तो फिर क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ने से फिर क्या होगा, लोग खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो प्रोसेस फिर फॉलो होगा, फिर आपकी इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ेगी। तो इसलिए आपको बताना चाह रहा था जीएनपी के बारे में कि इसको हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं से कहीं सकल राष्ट्रीय आय भी बोला जाता है। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है इनकम, और प्रोडक्ट का मतलब इनकम क्यों है, इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। भाई जो अगर आय होगी तभी तो उत्पाद होगा, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि उत्पाद हुआ तभी तो इनकम होगी, या इनकम रहेगी तभी तो प्रोडक्शन होगा। इसलिए प्रोडक्ट इक्वल टू इनकम, यानी कि अगर कोई वस्तु उत्पादित है, एक मार्कर है, अगर ये उत्पादित हुआ है तो मार्कर जब ये मार्केट में जाएगा तो क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा ना। ठीक है, तो इस इनकम से प्रोडक्शन हुआ है या प्रोडक्शन से भी इधर इनकम आई। ठीक है, एक तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यानी प्रोडक्ट मीन्स इनकम। ठीक है, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको ये जीएनआई लिखा हुआ मिले, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जीएनपी क्या है और जीएनआई क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, इनकम ही प्रोडक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आपको। हम पढ़ रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जहाँ पर मैंने ये बताया इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल से, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, जीएनपी में और जीडीपी में फ़र्क क्या रह गया है, फ़र्क रह गया कि डोमेस्टिक और नेशनैलिटी का। डोमेस्टिक से मतलब ये हो गया कि आपके देश की सीमा के अंतर्गत, चाहे वो विदेशियों के द्वारा उत्पादन किया गया हो, चाहे आपके भारतीयों के द्वारा, दोनों को इंक्लूड होता है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी में हमारे देश के नागरिकों के द्वारा देश में या विदेश में जो भी इनकम हुई हो उसको इंक्लूड करते हैं, और जो विदेशियों के द्वारा हमारे देश में इनकम आती है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जीएनपी से जीडीपी का। एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए,
समझ लीजिए कि ये हमारा देश है, ठीक है, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा चाइना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं ए बी सी, मान लेते हैं डी। ए इंडियन है, ठीक है, यानी कि भारतीय है, बी भी इंडियन है, और सी फॉरेनर है मान लेते हैं। ये मान लेते हैं एक चाइना का है और ये एक अमेरिका का है, ठीक है। हमारे भारतीय भाई ने जो है जो प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स ले रहे हैं। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में ले रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स में नहीं ले रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने 12,000 रुपये का उत्पादन किया एक साल में, ठीक है। इसके बाद बी ने भी 10,000 रुपये का उत्पादन किया, ठीक। अब सी जो चाइना से है, विदेशी है, यहाँ पर अपनी कंपनी लगाया, सेटअप लगाया है, इसमें इसके द्वारा जो उत्पादन हुआ है मान लेते हैं वो यहाँ पर 8,000 है। और यहीं पर दूसरी कंपनी है डी जो कि अमेरिका की है, उसने भी प्रोडक्शन किया और उसने मान लेते हैं प्रोडक्शन किया यहाँ पर 6,000 रुपये का, ठीक है। साल भर में 6,000 रुपये का उत्पादन अमेरिका की कंपनी ने किया, चाइना की कंपनी ने उत्पादन किया 8,000 का, और इंडिया की कंपनी ने उत्पादन किया 10,000, और एक कंपनी इंडिया की वो भी 12,000। तो 2 लोग यहाँ पर इंडिया से हैं और बाकी 2 बाहरी हैं, ठीक है, मोटा मोटा समझने के लिए, ठीक है। एक समझ रहे हैं कि चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भाई ई जो है वो चाइना में जॉब कर रहा है या चाइना में बिजनेस कर रहा है, वहाँ से इसने जो है 10,000 रुपये कमाए, समझिएगा, 10,000 रुपये कमाए इसने। अच्छा, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई चाइनीज़ जो है या चाइना का कोई भी व्यक्ति है, नागरिक है वहाँ का, वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी इनकम आप किस में लेंगे? उसकी जीडीपी में ही लेंगे भाई, क्योंकि वो वहाँ के नागरिक है और वहीं उसी जगह पर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उसका आप जो है जब भी इनकम मेजर करेंगे तो उसी देश में करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि विदेश में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए चाइना वाला है, वही चाइना वाला व्यक्ति अगर यहाँ पे कर रहा है प्रोडक्शन तो इसकी जीडीपी में आ गया। लेकिन अब हम जीएनपी की जब बात करेंगे ना, तो यही चाइना वाला आदमी चला जाएगा जीएनपी में। किसकी जीएनपी में? चाइना की जीएनपी में। हमारी जीएनपी से एक्सक्लूड हो जाएगा और इंक्लूड हो जाएगा चाइना की जीएनपी, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं, हमको निकालना क्या है? जीएनपी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जीडीपी की बात करें, पहले समझिएगा जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जीडीपी जब हम बात करेंगे ना भाई, तो ये सभी, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सभी के उत्पादन को हम इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे सभी के उत्पादन को, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, क्योंकि वो हमारी सीमा के अंतर्गत हो रहा उत्पादन। तो इस स्थिति में आप देखोगे, इस स्थिति में क्या होगा? सभी की आय जोड़ दी जाएगी, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 12,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, ठीक है। 12 8 20, 20 10 30, 6 36, तो 36,000 क्या निकला आपका? ये निकला क्या? जीडीपी। ये इस देश की जीडीपी, भारत की जीडीपी निकली है, ठीक, पहली चीज। लेकिन जब आप बात कर रहे हो जीएनपी की, तो जीएनपी में क्या होता है इफेक्ट? यहाँ पर आपका जो मैंने टर्म यूज किया NFIA, उसको आप निकालोगे। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका फुल फॉर्म होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध अर्जित आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कह लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हमारे देश के द्वारा, यानी हमारे भारतीय लोगों के द्वारा प्राप्त आय, जो यहाँ पर क्या होगी? A + B की आय। और तो कोई है नहीं, 2 ही लोग हैं अपने देश में, लेकिन एक भाई हमारा विदेश में कमा रहा है। तो जो विदेश में कमा रहा है हमारा भाई, उसकी भी इनकम को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 12,000
प्लस 10,000 और प्लस 10,000 ई की इनकम। तो हमारे द्वारा यानी कि भारतीयों के द्वारा कितना हुआ, इंडियंस के द्वारा 10 10 20 20 10 30 32,000 रुपये। ठीक है, ये 32,000 अभी किसकी है, ये हमारे भारत के भाइयों के द्वारा है। अब देखिए विदेशों के द्वारा कितनी है। विदेशों के द्वारा यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं। अब ऐसा नहीं कि चाइना के कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है और यहाँ पर 15,000 रुपये अगर उसकी प्रोडक्शन हो रहा है तो हम अपने जीडीपी में जीएनपी में उसको हम लेस करेंगे, ऐसा नहीं, वो उसके जीएनपी में ही जाएगा और जीडीपी में जाएगा। ठीक है, हमें अपने देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम जीएनपी जब निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि जो विदेशों ने कमाया है ना हमारे यहाँ से, उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तभी नेट इफेक्ट आएगा। तो आप देखोगे विदेशों के द्वारा 8,000 प्लस 6,000 रुपये ऐड किया गया, तो टोटल इफेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, 8 से 14,000 हमारा कमाया किसने, विदेशियों ने। तो अब नेट इफेक्ट क्या दिखेगा आपको, समझिएगा इस चीज़ को। नेट इफेक्ट यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने निकाला था 32,000 में से 14,000 लेस हो जाएगा। तो अब आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 12 में 4 के 8, 18,000। यानी कि ये जो निकला ना आपका NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो निकला 18,000। ठीक है, पॉजिटिव है, क्योंकि भाई हमारे देश के लोगों ने ज़्यादा कमाया, विदेशियों ने हमसे कम लिया, यानी हमारे देश से कम निकाल के गए, लेकिन हमारे भाइयों ने ज़्यादा कमाया, यहाँ भी कमाया और अपने यहाँ भी ज़्यादा कमाया। तो यहाँ पर इफेक्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव भी हो सकता है और होता ही है। तो 18,000 जब इन्होंने कमाया, तो अब आप जीएनपी की बात कर रहे हैं, तो जीएनपी मैंने आपको क्या बताया है कि जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाता है। तो अब आप देखोगे 36,000 जो जीडीपी थी, 36,000 जीडीपी थी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सबकी इनकम को ऐड किया था। इसमें हम 18,000 जो भी हमने निकाला है NFIA वो ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 5 6 14 3 1 4 1 5 54,000 54,000। ये क्या निकला है, ये जीएनपी निकला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 54,000। तो जो आप देख रहे हो वो ये दर्शा रहा है कि जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, विच आल्सो इंडिकेट्स कि आपकी कंट्री डेवलप कर रही है। ठीक है, एंड ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, इस बात से ये पता चलता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सूचक है, जीएनपी जो है एक अच्छा सूचक है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इस स्थिति में जो मैं आपको अभी निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो जीएनपी आई होप समझ में आया होगा आपको कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, एक बार इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए। इस एग्जांपल से हमने अपनी कंट्री को लिया जो कि इंडिया है, यहाँ पर ABCD 4 लोग हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये मान के हम चल रहे हैं, जिसमें से AB इंडियन हैं, यानी कि भारत के ही हैं, भारत के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000 10,000। और जो हमारे विदेशी भाई लोग हैं, चाइना से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, जो यहाँ सेटअप लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस लगा के या जॉब करके जो भी, ठीक है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं 8,000 का और 6,000 का। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये प्रोडक्ट नहीं लेके मैंने यहाँ पर लिया है उनके मॉनेटरी वैल्यूज़ को, मौद्रिक मूल्य को लिया है। ठीक है, 1 साल के अंदर ये सारा उत्पादन होगा। तो अगर आप जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में आप क्या करते हैं कि टोटल वैल्यू को ऐड करते हैं, चाहे वो विदेशियों के द्वारा हो चाहे भारतीयों के द्वारा हो। अगर भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हुआ उत्पादन तो वो उसके मौद्रिक मूल्य को ऐड कर लेते हैं पूरा। तो ये निकला 36,000 जो बता रहा है जीडीपी के बारे में। लेकिन जब बात करते हैं हम
जीएनपी की, तो अगर कोई विदेश में, ठीक है, एक ही देश में नहीं, कई देश हो सकते हैं, विदेश में अगर हमारे भारतीय लोग पैसा कमा रहे हैं बिजनेस करके या नौकरी करके, कैसे भी पैसा कमा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ आकर ऐड होगा जीडीपी में। और ठीक उसी तरह से जो विदेशी हमारे देश में आगे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इनकम जनरेट होगी वो एक्सक्लूड की जाएगी, वो लेस की जाएगी, ठीक है, जीडीपी से। तो होता क्या है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो नेट इफेक्ट होता है हमारे द्वारा अर्जित आय का माइनस विदेशी द्वारा हमारे देश में अर्जित आय से, ठीक है। तो उसका जो नेट इफेक्ट देखते हैं हम, वो क्या करते हैं, हम अपने भाइयों को ऐड करते हैं, भारतीय लोगों का, और विदेशी लोगों का हम यहाँ पर ऐड करके माइनस कर देते हैं, तो उसका नेट इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है। फिर उस नेट इफेक्ट को हम क्या करते हैं, जीडीपी में अपना ऐड कर देते हैं, तो हमें जीएनपी मिल जाती है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। इस चीज़ से हमने, इस फॉर्मूले से चीज़ और समझी कि अगर हमें जीडीपी दिया है और जीएनपी पे जाना है, ठीक है, ग्रॉस और प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, ठीक है, डी से एन पे आना है, और डी से एन पे आने का मतलब ये हो जाता है कि डोमेस्टिक से नेशनल आने का मतलब आपको NFIA ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप एन पे आ जाओगे, एन मतलब नेशनल, ठीक है। नेशनल पे मैंने क्या बताया कि नेशनैलिटी होती है, ठीक है। नेशनल का मतलब यहाँ पर नेशनैलिटी से, यानी कि जो भी व्यक्ति है भारत का नागरिक, वो विदेशों में रह रहा हो, वहाँ जॉब करके पैसा कमा रहा हो, व्यापार करके, और हमारे देश के लोग जो कर रहे हैं उनका सम टोटल किया जाता है, उनकी इनकम को भी हम इंक्लूड करते हैं, इसीलिए इसको नेशनल बोलते हैं, राष्ट्रीय। तो जेएनपी में नेशनैलिटी से मतलब है, जीडीपी में लोकेशन से मतलब है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। और इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है जेएनपी में समझने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, आपने जीडीपी डिफिनेटर के बारे में समझ लिया और जीएनपी के बारे में भी आपने समझ लिया डिटेल में, ठीक है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में होगा, जीएनपी से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे एनडीपी की ओर, ठीक है। जीएनपी से हम बढ़ेंगे एनडीपी की ओर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं इस टॉपिक पे, और आगे जो वीडियो हमारी आएगी वो इसके आगे डिस्कस होगा, ठीक है। एनडीपी के बारे में फिर और एनएनपी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, और इसी से, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, सारे पार्ट्स आपके एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आप इस वीडियो में हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं, पीछे की वीडियो नहीं देखा है आपने, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो मेरी जो पिछली वीडियो है उनको भी आप देखिए, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।